Hello students, welcome to lecture number 18 of instrumental methods of analysis, and today we are going to discuss about the principle of atomic absorption spectroscopy and interferences in atomic absorption spectroscopy. So as we discussed earlier, जैसे कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है, फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी एक टेक्निक है, फ्लेम एमिशन फोटोमीट्री, जिसके अंदर हम जो भी कोई हमारे एनालाइट सैंपल होता है उसको फ्लेम में इंट्रोड्यूस करके जो एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन है वो डिटरमाइन करते हैं और उसकी हेल्प से फिर हम क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव एनालिसिस परफॉर्म करते हैं. लेकिन दूसरी तरफ ये जो टेक्निक है, दिस टेक्निक मेनली इन्वॉल्व द अब्जॉर्प्शन ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, जो कि यूवी या विजिबल रेंज की हो सकती है. तो ये जो अब्जॉर्प्शन होगा दैट विल बी एक्चुअली डन बाय द ग्राउंड स्टेट एटम्स विच आर प्रेजेंट इन द गैसियस फेज, और जो अब्जॉर्प्शन होगा वो उसी सेम कैरेक्टरिस्टिक पर्टिकुलर वेवलेंथ का होगा जो उनकी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी. So the degree of absorption is actually proportional to the ground state population of the atoms present in the flame. So this is a basic difference between the two methods, flame emission spectroscopy और photometry या फिर आपका atomic absorption spectroscopy. तो emission generally photometry involves the absorption by the excited state population, whereas in this case we are more concerned about the absorptions by the ground state populations. So in AAS the ground state population of atom is most important and more important, and this is the thing that actually we measure, and we correlate this ground state population with the concentration of that particular element present in the sample. So another thing, important thing which you should keep in mind कि जो ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन का अब्जॉर्प्शन हम इसमें नोटिस कर रहे हैं, तो उसके लिए टेम्परेचर इज़ नॉट मच लाइक कंसर्न फॉर अस, क्योंकि फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी में था कि टेम्परेचर जो था वो एक इंपॉर्टेंट पैरामीटर था, क्योंकि जितना टेम्परेचर जो ज़्यादा या कम होगा अकॉर्डिंगली द ग्राउंड एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन विल इंक्रीज और डिक्रीज. बट इन दिस केस we are not bothered about the excited state population, so temperature is not having much importance in this case. So इसीलिए जो भी AAS टेक्निक होती है तो इसके अंदर द टेम्परेचर डिपेंडेंसी जो होती है वो बहुत कम होती है. So अब क्वेश्चन ये है कि किस टाइप के सैंपल्स को हम फ्लेम से स्टडी करें और किस टाइप के सैंपल्स को हम AAS से स्टडी करें. तो ऐसा जनरली रिकमेंडेड होता है कि जो एलिमेंट्स हैं जिनकी लो एक्साइटेशन एनर्जीज होती हैं, तो जनरली वो फ्लेम एमिशन स्पेक्ट्रोस्कोपी से डिटरमाइन किए जाते हैं, क्योंकि उसमें आपका जो एक्साइटेड पॉपुलेशन जो है वो आपको ज़्यादा मिलेगा. और ऐसे एलिमेंट्स जो कि जिनकी हाई एक्साइटेशन एनर्जीज होती हैं, सो दे आर जनरली स्टडीड बाय दिस टेक्निक AAS. So this is the Maxwell-Boltzmann equation that we have already discussed in the flame emission spectroscopy. So in this case AAS, the sample is actually aspirated into the flame and converted into the vapors, and the atoms in the flame are actually excited thermally by the flame, and most of the atom जो भी अधिकतर होंगे वो चले जाएंगे excited state में, और उसके बाद जो ground state population बच जाएगी उसके ऊपर हम एक कैरेक्टरिस्टिक जो वेवलेंथ है, जो रेजोनेंस लाइन है, वो उसके ऊपर स्ट्राइक करेंगे और अब्जॉर्प्शंस को ऑब्जर्व करेंगे. और जो कि रेशियो है, रिलेटिव प्रोपोर्शन है एक्साइटेड स्टेट का और ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन का, वो जनरली बताया जाता है बाय द मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन. एंड दिस जनरली सेज कि जो एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन और जो ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन का जो रेशियो है दैट इज़ proportional to the temperature. तो टेम्परेचर हम जितना ज़्यादा रखेंगे तो एक्साइटेड स्टेट पॉपुलेशन उतनी ज़्यादा होने के चांसेस रहेगा. तो उस केस में ग्राउंड स्टेट के अंदर जो एटम्स हैं वो कम रहेंगे. अब जो ग्राउंड स्टेट में जो भी एटम बचता है दे विल एब्जॉर्ब द रेडिएशन ऑफ सर्टेन फ्रीक्वेंसी. जब कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन हम उसमें से पर्टिकुलरली पास करेंगे एटॉमिक वेपर में से ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन के, एंड जो भी अब्जॉर्प्शन होगा दैट विल कॉज द इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशंस टू द ग्राउंड स्टेट एटम्स. और जो अब्जॉर्प्शन की जो एक्सटेंट है कि किस लेवल तक अब्जॉर्प्शन हुआ, दैट विल बी कोरिलेटेड विद द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट और द एटम इन द वेपर्स.
एंड ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे हम ग्राउंड स्टेट पॉपुलेशन जो है उसका अब्जॉर्प्शन देख रहे हैं और उसका कोरिलेशन कंसंट्रेशन से भी कर रहे हैं, तो जो अब्जॉर्प्शन होगा दैट विल ऑब्वियसली फॉलो द बियर्स लॉ। तो बियर्स लॉ के हिसाब से ही अब्जॉर्प्शंस ओबे होगा और फॉलो होगा। सो दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडीड कि जो बियर्स लॉ है दैट कोरिलेट द अब्जॉर्बेंस एंड द कंसंट्रेशन। तो कंसंट्रेशन जैसे जैसे जितनी ज़्यादा होगी अब्जॉर्प्शंस भी उतने ही ज़्यादा आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो सबसे बड़ा ड्रॉबैक है, जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है AAS के साथ, वो ये है कि जब भी आप अपने सैंपल को चेंज करोगे, whenever we are investigating a different sample, you have to change a different source। क्योंकि जो भी हमारा सैंपल है जिसको हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, तो सोर्स उसी सैंपल की लाइन जो है, रेजोनेंस लाइन जो है, वो एमिट करना चाहिए। तो इसीलिए जनरली जब अगर हम फॉर एग्जांपल पोटेशियम को इन्वेस्टिगेट करना चाहते हैं, तो जो सोर्स होगा वो भी पोटेशियम का ही होना चाहिए, ताकि वो पोटेशियम की रेजोनेंस लाइन को एमिट करे और उस रेजोनेंस लाइन को जो सैंपल के अंदर जो पोटेशियम है वो एब्जॉर्ब कर सके। तो इसीलिए हर बार जब भी आप सैंपल चेंज करते हो, आपको सोर्स जो है वो भी चेंज करना रहेगा। तो डिफरेंट सोर्स इज रिक्वायर्ड एवरी टाइम व्हेनेवर यू आर चेंजिंग द सैंपल। सो हर एक एलिमेंट के लिए आपको डिफरेंट सोर्स होना चाहिए, रखना पड़ेगा। सो दिस इज द मेजर लिमिटेशन ऑफ द टेक्निक। Otherwise it is a good method and it has a better sensitivity also. So now moving on to the interferences part। तो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है, डिस्कस किया है, so there are various different types of interferences available और that can be observed। तो एक्चुअली में इंटरफेरेंसेस क्या है? तो इंटरफेरेंसेस वो एक पर्टिकुलर फैक्टर्स हैं जो कि आपकी एब्जॉर्प्शंस को, या कहना चाहिए कि आपके जो रिजल्ट्स हैं उसको इंटरफेयर कर रहे हैं ड्यू टू सम कहना इन्वॉल्वमेंट। तो ऐसे फैक्टर्स दैट मे लीड टू द इंटरफेरेंसेस विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द कंसंट्रेशन ऑफ एनी गिवन एलिमेंट। अब जो इंटरफेरेंसेस हैं दे कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर टाइप्स: स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस, केमिकल इंटरफेरेंसेस एंड ionization interferences। तो spectral, chemical and ionization, so these are the 3 methods of interferences जिसको हम अभी वन बाय वन डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। स्टार्टिंग विद द फर्स्ट टाइप, स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस। तो ये जो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस होते हैं दे आर मेनली कॉज्ड ड्यू टू द ओवरलैपिंग ऑफ द एनी रेडिएशन विद द रेडिएशन ऑफ द सैंपल। तो अगर आपके सैंपल की जो रेडिएशन है उसके साथ आपके कोई एक्स्ट्रा रेडिएशंस ऑब्जर्व हो रही हैं किसी दूसरे एलिमेंट की वजह से, इम्प्योरिटी की वजह से, या किसी और पर्टिकुलर फेनोमेना की वजह से, तो वो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस को जनरली ओरिजिनेट करेगा, प्रोड्यूस करेगा। एंड द इंटरफेरेंसेस रेडिएशन जो हैं वो आपका किसी दूसरे एलिमेंट की वजह से भी हो सकती हैं, किसी दूसरे एक्स्ट्रा रेडिकल की वजह से भी हो सकती हैं, कोई और एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल आपके सैंपल के अंदर प्रेजेंट है उसकी वजह से भी हो सकती हैं, और बैकग्राउंड एमिशन की वजह से भी हो सकती हैं। बैकग्राउंड एमिशन सॉल्वेंट की वजह से या फ्लेम की वजह से। इसको समझने के लिए जैसे एग्जांपल है हमारा, एग्जांपल के रूप में हम यहाँ पे 3 एलिमेंट हमने देखे, मैंगनीज, गैलियम एंड पोटेशियम। अब जो मैंगनीज है, मैंगनीज की 3 स्पेक्ट्रल लाइंस हैं, 4031 पे, 4033 पे एंड 4035 पर। जबकि गैलियम है अगर आप देखें तो इसकी जो लाइन है वो है 4033 पे, और पोटेशियम इज़ 4044 एंड 4047। तो अगर हम नोटिस करें तो इन तीनों ही एलिमेंट के अंदर, चाहे वो मैंगनीज है, गैलियम है या फिर पोटेशियम है, तो दे आर क्वाइट नियर बाय टू ईच अदर। सो दे आर लाइक हैविंग अ स्पेक्ट्रल रेंज ऑफ अप्रॉक्सीमेटली, अगर हम बात करें तो 4031 से लेके लगभग 4047 के बीच में सारे के सारी तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो लाई कर रहे हैं, 4031 से 4047। तो इसका मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसकी रिजॉल्विंग पावर कम है, तो अगर कोई इंस्ट्रूमेंट की रिजोल्यूशन पावर कम है, तो वो आपके सैंपल के अंदर इन तीनों डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स को एक दूसरे से डिफरेंशिएट या डिस्टिंग्विश
नहीं कर पाएगा और वो एक कलेक्टिव स्पेक्ट्रम बना कर देगा जिसमें आप आसानी से पता नहीं लगा पाएंगे कि गैलियम का सिग्नल कहाँ है, मैंगनीज का सिग्नल किधर आया और पोटेशियम का सिग्नल किधर आया। तो इस तरह की सिचुएशन जो होती है इसको हम बोल सकते हैं स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस ड्यू टू दी एक्स्ट्रा एलिमेंट्स। तो ये कैसे आ सकती है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है, सॉरी, इसको ठीक करने का एक इम्पॉर्टेंट तरीका ये है कि पहला अप्रोच तो ये है कि स्पेक्ट्रल लाइंस जो है आप उनको सेलेक्ट कर लो, आइसोलेट कर लो, और दूसरा या तो फिर केमिकल सेपरेशन की हेल्प से भी आप कर सकते हो। तो अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपके सैंपल के अंदर कोई पर्टिकुलर इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप मैंगनीज का डिटर्मिनेशन कर रहे हो और उसके अंदर गैलियम प्रेजेंट है एज ए इम्प्योरिटी, तो you can separate these two element by the chemical means. Otherwise, if it is not possible to separate them chemically, so the ideal approach is कि we should use the good resolving instrument. तो जो selection है spectral line का, तो उसके लिए आपको अच्छे एक resolution power वाला इंस्ट्रूमेंट यूज़ करना पड़ेगा। तो रिजॉल्विंग पावर जो होती है वो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है मोनोक्रोमेटर। तो यू हैव टू इम्प्रूव दी वेवलेंथ सेलेक्शन, जो कंपोनेंट होता है वेवलेंथ सेलेक्टर, उसको आपको इम्प्रूव करना होगा, उसकी रेजोल्यूशन को इम्प्रूव अगर आप कर सकते हैं तो इस तरह की इंटरफेरेंसेस को हम जनरली मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा जो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस हैं वो उसका सबसे बड़ा एक इम्पॉर्टेंट कॉज जो होता है वो कंबस्चन भी होता है, क्योंकि जब हमें मालूम है कि क्योंकि यहाँ पे फ्लेम्स हैं से हम डील कर रहे हैं, तो कुछ गैसेस भी हैं इसके अंदर, कुछ फ्यूल्स भी हैं, ऑक्सीडेंट्स भी हैं, तो कंबस्चन की एक कॉमन प्रॉब्लम भी देखने को मिल सकती है। तो जो कि जनरली बैंड ब्रॉडनिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है, या फिर वो कुछ स्कैटरिंग भी जनरली कॉज कर सकती है। तो चाहे स्कैटरिंग हो, चाहे कंबस्चन की वजह से बैंड ब्रॉडनिंग हो, तो दोनों ही केसेस में जो ट्रांसमिटेड बीम होती है, इसकी जो इंटेंसिटी है, इसकी जो पावर है, वो जनरली रिड्यूस हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, एंड दैट जनरली में लीड टू दी पॉजिटिव एनालिटिकल एरर। तो इस तरह की सिचुएशन को भी हम करेक्ट कर सकते हैं, रेक्टिफाई कर सकते हैं। सो व्हेन द सोर्स ऑफ दिस प्रोडक्ट इज द फ्यूल एंड द ऑक्सीडेंट मिक्सचर, अगर इस तरह की एरर के लिए फ्यूल और ऑक्सीडेंट का मिक्सचर जिम्मेदार है, तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसको ओवरकम करने के लिए आप ये कर सकते हो कि आप अपना ब्लैंक इन्वेस्टिगेशन भी साथ में परफॉर्म कर सकते हो। तो ब्लैंक इन्वेस्टिगेशन जब आप करोगे तो उसके अंदर भी वही सेम सिचुएशन ऑब्जर्व होगी, तो उसको आप बाद में सैंपल की जो ऑब्जर्वेशंस होंगी उसमें से डिडक्ट कर सकते हो, माइनस कर सकते हो, और करेक्शन करने के बाद यू कैन गेट अ मोर एक्यूरेट रिजल्ट्स। तो ब्लैंक करेक्शन जो है that may reduce the such type of interferences। तो अब ये जो ब्लैंक करेक्शन है, ब्लैंक करेक्शन आपको दोनों तरह के इंस्ट्रूमेंट्स पे करना पड़ेगा, सिंगल बीम पर भी और डबल बीम पर भी, क्योंकि इंस्ट्रूमेंट आपका चाहे सिंगल बीम है चाहे डबल बीम हो, लेकिन आपको एक चीज़ नोटिस करनी है इसके अंदर, या ध्यान रखना है कि जो रेफरेंस बीम होती है हमारी, चाहे वो डबल बीम इंस्ट्रूमेंट ही क्यों ना हो, उसके अंदर जो रेफरेंस बीम होती है वो फ्लेम में से पास नहीं होती। तो सैंपल जो है वो तो फ्लेम में जा रहा है, तो रेफरेंस बीम जो है वो फ्लेम में से नहीं जा रही है। तो इसीलिए चाहे सिंगल बीम इंस्ट्रूमेंट है चाहे डबल बीम इंस्ट्रूमेंट है, दोनों ही केसेस में आपको ब्लैंक का करेक्शन जो है वो करना होगा, और इस तरह से स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस को भी आप तरह से मिनिमाइज कर सकते हो। इसके अलावा एक और इम्पॉर्टेंट फीचर है स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस के अंदर ही, और वो है मैट्रिक्स इंटरफेरेंसेस। तो कई बार क्या होता है कि जो सैंपल मैट्रिक्स है दैट मे ऑल्सो रिजल्ट इन दी इंटरफेरेंसेस। तो स्पेक्ट्रल इंटरफेरेंसेस जो कि जब सोर्स ऑफ अब्जॉर्प्शन है, जो आपका एनालाइट है, उसके अंदर जो सैंपल मैट्रिक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही हैं, उनको हम बोलते हैं मैट्रिक्स इंटरफेरेंसेस। और इस सिचुएशन में जो ट्रांसमिटेड बीम की जो इंटेंसिटी है या उसकी जो पावर है, वो मैट्रिक्स कंपोनेंट के वजह से रिड्यूस हो जाती है। तो मैट्रिक्स कंपोनेंट जो है दैट मे कॉज द स्कैटरिंग, जिसकी वजह से जो ट्रांसमिटेड बीम जो आगे पास हो रही है
डिटेक्टर तक जा रही है, इट विल हैव अ लेस इंटेंसिटी, सो दैट may also lead to the positive analytical error in the absorbance or in the concentration. So therefore इसको समझने के लिए जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे, determination of a barium. So this is the classical example which is a determination of barium in alkaline earth mixtures. अब alkaline earth mixtures के salt के अंदर जब आप बेरियम का डिटर्मिनेशन करते हो और बाय चांस अगर उसके अंदर कैल्शियम भी प्रेजेंट है एज ए इम्प्योरिटी, तो अब अगर आप इस ग्राफ को देखेंगे तो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का ये एमिशन स्पेक्ट्रा है और ये नीचे जो देख रहे हो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का अब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा है, और जो बेरियम की जो लाइन आती है वो आती है लगभग 5536 एंगस्ट्रॉम के आसपास, जो कि लगभग इस रीजन में लाई करेगा। तो आप देख सकते हो कि अगर आपका जो सैंपल मैट्रिक्स है उसके अंदर अल्कलाइन अर्थ मिक्सचर्स के अंदर कैल्शियम जो प्रेजेंट है उसका जो मैट्रिक्स है वो भी अब्जॉर्प्शंस या एमिशंस को ऑब्जर्व कर सकता है, शो कर सकता है, जिसकी वजह से you will not be able to find the barium line into the spectrum. तो इसीलिए इस तरह की सिचुएशन जो होती है मैट्रिक्स इंटरफेरेंसेस की वजह से ऑब्जर्व हो सकती है, और इसको ओवरकम करने का एक जो आइडियल तरीका है वो ये है कि आपको हाई फ्लेम्स इस्तेमाल करनी होगी। तो जब आप हाई फ्लेम्स इस्तेमाल करते हो, यानी कि आप सपोज आप फ्यूल के साथ एयर मिक्सचर यूज़ कर रहे हो और आप एयर को रिप्लेस कर दोगे अगर एसिटाइलिन से या किसी और पर्टिकुलर नाइट्रस ऑक्साइड के साथ जो कि आपको हाई फ्लेम टेम्परेचर दे सके, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कैल्शियम सॉल्ट होगा दिस विल डिसोसिएट। तो ये कैल्शियम सॉल्ट जो होगा इट विल डिसोसिएट, और डिसोसिएशन के बाद इट विल नॉट इंटरफेयर विद द बेरियम स्पेक्ट्रा। तो इस तरह से हम इस तरह की सिचुएशंस को या मैट्रिक्स इंटरफेरेंसेस को मिनिमाइज कर सकते हैं, ओवरकम कर सकते हैं। इसके बाद जो अगला है वो है केमिकल इंटरफेरेंसेस। तो केमिकल इंटरफेरेंसेस जनरली वो इंटरफेरेंसेस होती हैं जो कि किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से ही ओरिजिनेट होती हैं, प्रोड्यूस होती हैं। तो इसके अंदर कोई केमिकल रिएक्शन है, या तो जैसे कि एसोसिएशन रिएक्शंस हो सकती हैं या डिसोसिएशन रिएक्शंस हो सकती हैं, या केटाइनिक इम्प्योरिटीज़ हैं या एनायनिक इम्प्योरिटीज़ हैं और उनकी एनालाइट के साथ रिएक्शन हो रही है, तो दैट जनरली मे लीड टू दिस केमिकल इंटरफेरेंसेस। तो केमिकल इंटरफेरेंसेस ड्यू टू दी डिसोसिएशन। तो डिसोसिएशन के केस में अगर आपका कोई एनालाइट है, आपका जो सैंपल है, तो सपोज़ वो डिसोसिएट हो रहा है और वो डिसोसिएट होके M1 प्लस M2 उसने क्रिएट कर दिया। तो आइडियली जब आप स्पेक्ट्रा इन्वेस्टिगेट कर रहे हो, यू आर एक्सपेक्टिंग दिस सिग्नल फॉर दिस मेटल, लेकिन मेटल का सिग्नल जो है वो ऑब्जर्व नहीं होगा या बहुत कम क्वांटिटी में आएगा। क्यों? क्योंकि मेटल जो है वो डिसोसिएट हो गया इनटू टू डिफरेंट स्पीशीज़, जिसकी वजह से अब M1 M2 का अपना अलग से स्पेक्ट्रा होगा। तो इस तरह से मेटल या उसके जो सॉल्ट हैं वो डिसोसिएट होके कोई नई स्पीशीज़ क्रिएट कर सकते हैं जो कि आपका रिजल्ट्स को इंटरफेयर कर सकते हैं। इसके अलावा अनायंस की प्रेजेंस जो होती है वो एक इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है या फीचर होता है केमिकल इंटरफेरेंसेस में। तो इसका भी एक क्लासिकल एग्जांपल है फॉस्फेट आयंस। तो जब भी आपके कोई डिटर्मिनेशन आप कर रहे हो, जैसे कि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है मैग्नीशियम एंड कैल्शियम। तो अगर आप मैग्नीशियम और कैल्शियम का डिटर्मिनेशन कर रहे हो और आपके सैंपल के अंदर फॉस्फेट आयंस प्रेजेंट है एज ए इम्प्योरिटी, तो डेफिनेटली दे विल इंटरफेयर, क्योंकि दे कैन मेक अ सॉल्ट विद द मेटल एटम्स। तो उसकी वजह से स्टेबल जो फॉस्फेट सॉल्ट बनेंगे कैल्शियम के या मैग्नीशियम के, दैट विल हैव अ डिफरेंट पैटर्न ऑफ दिस एब्जॉर्प्शन और द एमिशन स्पेक्ट्रा, जिसकी वजह से यू विल गेट द एरर और द इंटरफेरेंसेस इन द रिजल्ट्स। तो रेमेडी क्या है, हाउ वी कैन ओवरकम दिस? तो उसके लिए जब भी इस तरह की सिचुएशन आती है तो हम क्या कर सकते हैं, हम कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट डाल सकते हैं, जैसे कि स्ट्रोंशियम, लैंथेनम और थोरियम। तो इस तरह की जो आयंस है जनरली दे आर मोर रिकमेंडेड। तो जब आप इनको यूज़ करते हो तो दे
कॉम्प्लेक्स विद दी फॉस्फेट आयंस। तो फॉस्फेट के जो अनायंस प्रेजेंट है आपके सैंपल में उनसे रिएक्ट कर लेंगे, जिससे कि फॉस्फेट जो है आपका जो एनालिटिकल स्पीशीज़ है, चाहे वो कैल्शियम या मैग्नीशियम है, उसके साथ रिएक्ट नहीं कर पाएगा और इंटरफेरेंसेस क्रिएट नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ऐसी सिचुएशन में आप फॉस्फेट आयन के टाइप के इम्प्योरिटीज़ में आप स्ट्रोंशियम, लैंथेनम या फिर थोरियम को इस्तेमाल करके उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार क्या होता है कि आप किसी कैटाइन को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और कोई दूसरे टाइप के कैटाइन प्रेजेंट हो, तो वो भी इंटरफेरेंसेस को कॉज कर सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इन सर्टेन केसेस द कैटाइन्स ऑल्सो इंटरफेयर इन द एटॉमिक अब्जॉर्प्शन मेजरमेंट्स एंड लाइक फॉर एग्जांपल बोरोन। अब बोरोन जो है दैट मे इंटरफियर विद द डिटर्मिनेशन ऑफ द मैग्नीशियम एंड द कैल्शियम। सो वेयर एज एल्यूमिनियम जो है दैट मे इंटरफियर विद द एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो अगर आप एल्कलाइन अर्थ मेटल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो तो एल्यूमिनियम इंटरफियर करेगा, अगर आप मैग्नीशियम कैल्शियम के डिटर्मिनेशंस कर रहे हो तो बोरोन जो है वो इंटरफियर कर सकता है। तो इसके केस में हम क्या कर सकते हैं, इस केस में हम प्रोटेक्टिव एजेंट्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो प्रोटेक्टिव एजेंट्स होते हैं दे विल इनहिबिट द इंटरफेरेंसेस बाय देयर एबिलिटी टू मेक अ स्टेबल सॉल्ट, स्टेबल एंड द वोलेटाइल स्पीशीज with the analyte, and that may cause the minimization of the interferences. इसके बाद जो तीसरा टाइप का इंटरफेरेंसेस है, थर्ड टाइप इज आयोनाइजेशन इंटरफेरेंसेस। तो आयोनाइजेशन इंटरफेरेंसेस जो है दे आर मेनली ऑब्जर्व्ड, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द आयोनाइजेशन ऑफ द एटम्स और द मॉलिक्यूल्स इज कंपैरेटिवली वेरी स्मॉल इन द कंबस्शन मिक्सचर्स दैट इन्वॉल्व द एयर एज द ऑक्सीडेंट। तो ये क्या होता है कि जैसे सपोज आप कोई सैंपल को इन्वेस्टिगेट कर रहे हो और आप हाई टेम्परेचर फ्लेम्स इस्तेमाल कर रहे हो, तो दैट हाई टेम्परेचर फ्लेम में लीड टू द आयोनाइजेशन ऑफ द एनालाइट। एंड इफ सपोज यू आर यूजिंग एनी मेटल M और हाई टेम्परेचर की वजह से उसमें से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो गया और दिस M इज बीइंग कन्वर्टेड टू दी M+ मेटल कैटायन और मेटल आयन। अब मेटल जो ओरिजिनल फॉर्म में था इसका अलग स्पेक्ट्रा पैटर्न था और जो मेटल कैटायन बनेगा इसका अलग स्पेक्ट्रा पैटर्न होगा। तो यू विल गेट अ टू डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम्स। तो इसीलिए क्योंकि मेटल का न्यूट्रल मेटल का अलग बिहेवियर होगा और मेटल आयन का अलग बिहेवियर होगा, इसीलिए आपको इंटरफेरेंसेस मिलने के चांसेस पूरे रहेंगे। तो देयरफॉर हमारी अप्रोच इस आयोनाइजेशन मिनिमाइज करने अगर आप चाहते हो तो इसके लिए या तो आप कम लो टेम्परेचर फ्लेम्स का इस्तेमाल कर सकते हो, क्योंकि हाई टेम्परेचर फ्लेम जो है दैट में लीड टू दी आयोनाइजेशन इंटरफेरेंसेस। बट इन केस अगर आप इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, बाय चांस आप यूज़ नहीं कर सकते हो लो टेम्परेचर फ्लेम्स, तो उसके लिए आप कुछ दूसरी अप्रोचेस भी इस्तेमाल कर सकते हो, उसको भी अभी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे हम देख रहे हैं यहाँ पे कि द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन लाइंस फॉर द एल्कली मेटल्स, जैसे कि पोटेशियम है, रुबीडियम है या सीसियम है, इज फाउंड टू बी अफेक्टेड बाय द टेम्परेचर एंड देयर इज नोटिसेबल डिक्रीज इन द एब्जॉर्प्शन इन द हॉटर फ्लेम। तो जितनी हॉटर फ्लेम ज़्यादा होगी एब्जॉर्प्शन उतने डिक्रीज हो जाते हैं। तो रेमेडी क्या है, रेमेडी ये है कि इसके लिए आप या तो लो टेम्परेचर यूज़ करो या तो फिर आयोनाइजेशन सप्रेसर्स का इस्तेमाल करिए। आयोनाइजेशन सप्रेसर क्या है, आयोनाइजेशन सप्रेसर वो सब्सटेंसेस हैं जिनका आयोनाइजेशन पोटेंशियल लो होता है और ये खुद आयोनाइज हो जाएंगे सैंपल के आयोनाइज होने से पहले। तो जब ये आयोनाइजेशन सप्रेसर जो हैं जब ये खुद आयोनाइज हो जाएंगे तो इनके आयोनाइज हो जाने की वजह से अगर आप देखो कि सपोज यू हैव ए आयोनाइजेशन सप्रेसर B और जब वो आयोनाइज होके दैट विल मेक अ B+ एंड द इलेक्ट्रॉन्स। तो M जो है M is making a M+ and electron, suppressor जो है that is also making a B+ and high amount of electron। तो now here comes the law of mass action। तो according to the law of mass action अगर आप देखोगे तो जो it will increase the concentration of the electrons on the right hand side, जिसकी वजह से ये जो मेटल का जो सप्रेशन आयोनाइजेशन है वो सप्रेस हो जाएगा क्योंकि बैकवर्ड डायरेक्शन में उसका रिएक्शन चलेगा
और उसका जो आयनाइजेशन है मेटल आयन का वो डिक्रीज हो जाएगा, सप्रेस हो जाएगा ड्यू टू द लॉ ऑफ मास एक्शन, जो ऑलरेडी आपने फार्मास्यूटिकल एनालिसिस 1 के अंदर पढ़ा होगा। तो इसीलिए या तो आप लो टेम्परेचर फ्लेम इस्तेमाल करिए, अदरवाइज यू कैन यूज़ दी आयोनाइजेशन सप्रेसर जो कि सप्रेशन कर देते हैं मेटल के आयोनाइजेशन को बाय द लॉ ऑफ मास एक्शन। सो इन दिस वे वी कैन मिनिमाइज दिस आयोनाइजेशन इंटरफेरेंसेज ऑल्सो। सो प्रिंसिपल एंड इंटरफेरेंसेज जो है दिस कॉन्स्टिट्यूट्स द लेक्चर नंबर 18 एंड दीज आर द रेफरेंसेज दैट यू कैन यूज़ फॉर फर्दर स्टडीज़, जिसमें स्कूग जो है दैट इज़ a good book, and otherwise you can also refer the Chatwal also. So thank you very much.